अस्सलामुअलैकुम। एशम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, लेकर आया हूँ आपके लिए एक मज़मून का उन्वान है हर्फ़ निस्बत, और ये तकरीबन 10वीं किस्त है, 10th किस्त आपके सामने मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इससे पहले 9 किस्त आपके लिए पढ़ चुका हूँ। हर्फ़ निस्बत के खालिक है जनाब दबीर अहमद, और ये मैंने अख़ज़ किया है किताब ज़फ़र उगानवी बीज का वर्क़ तनाज़ुर में। इसके मुरत्तिब भी दबीर अहमद हैं, और इस किताब की कीमत 400 रुपये है। मैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ कि शायद कुछ बच्चों के ये काम आ जाए और वो महफूज कर लें, शायद उनके अपने इनके इजाफ़े के लिए ये ज़रूरी एक हर्फ़ निस्बत जो है, ख़ासकर ज़फ़र उगानवी के अफ़सानों के ऊपर जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बामक़सद है। अफ़साना अपना रंग को दौरे जदीद की हिस्सासियत का आईना कहा जा सकता है। इस कहानी में ज़फ़र उगानवी ने ज़ाहिरन किसी किरदार के एक ऐसे पुरअशरब माशरे की तस्वीर कशी की है कि कारी मुतहय्यर रह जाता है। आँखों का बेनूर होना, खालीपन का होना, सपाटपन का होना वगैरह, दरअसल ये वो अलामतें हैं जो हमें यासियत आमेज़ कैफियत को बहुत ही शिद्दत के साथ उजागर करते हैं। अफ़साना अपना रंग सिर्फ कहानी का उन्वान ही नहीं, बल्कि ज़िंदा और मुतहर्रिक अलामतें जिनकी मदद से हम कहानी को समझते हैं। शर्त यह है कि जब तक उन्वान का इदराक नहीं होता, मौज़ू का इरफान मुश्किल है। यहाँ ये बात निशान खातिर रहे कि ज़फ़र उगानवी की बेशतर कहानियों में मौज़ूआत की तलाश और तयन रवायती अंदाज से करना लाहासिल है, क्योंकि ज़फ़र उगानवी के अफ़सानों के मौज़ूआत इंसानी ज़िंदगी की किन किन हकीकतों को कहाँ कहाँ और किस किस तरह छूते हैं, या इंसानी नफ्सियात का तज़किया इंसानी आज़ा की किस उज़ू के तवस्सुत से करते हैं, इन सब को समझने के लिए अफ़साने के कारी को उन्हीं तजुर्बात और मुशाहदात से गुज़रना पड़ेगा जिनसे ख़ुद अफ़साना निगार गुज़र चुका है। अफ़साना अपना रंग के इक़्तिबास को पेश कर रहा हूँ। पहली बार जब उसने चारों ओर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दूसरी मर्तबा फिर उसकी आंखों में सांसों का धुआं घुस गया। उसने आंखें मली, फिर देखा। इस बार लाखों चेहरों में उसको वो आंखें नज़र आ ही गईं जिनको देखने की वो बरसों से जतन कर रहा था। लाखों चेहरे, लाखों आंखें, मगर उनका रंग, उनकी गहराई, ये वो आंखें थी जो बिल्कुल खाली थी। उनमें न आंसू थे, न ठंडक थी और न गर्मी। बस वो खला में कुछ यूँ घूरती थी जैसे ये सारी दिशाएं उन्होंने पाली हों, या फिर पाकर भी कुछ ना पाया हो, पाली हों या फिर ये पाकर भी कुछ ना पाया हो। प्रोफेसर शाफिक किदवाई अफ़साना अपने रंग का तज़किया करते हुए लिखते हैं, अज़ाए जिस्मानी न सिर्फ इंसानी वजूद की सालमियत को मुस्तहकम करते हैं, बल्कि उसे इनफरादी तशक्कुश भी अता करते हैं। इससे मावरा उनकी मुनफरिद दूर सलामती मानवियत भी होती है, जिसकी निशानदाही से मजहबी रवायात, असातीर और अदब का तफ़ाअल सूरत पज़ीर होता है। इंसानी वजूद का शनासनामा आँख है, जिसे मजहबी रवायत में इंसानी रूह की खिड़की से ताबीर किया गया। बाएं आँख को दानिश और दाहिनी आँख को मोहब्बत के
अलामती मज़हर के तौर पर देखा जाता है। आँख को मख्फी उलूम और हमागिरी का पैकर भी समझा जाता है। जादू दरअसल नज़रबंदी का अमल है और आँखों में आँखें डालकर देखना मगरबी रिवायत में ईमानदारी और सदाकत के मुतरादफ है। बाद अहम इंसानी खसाइस मसलन दानिश्वरी, दूररसी, अखलाकी शऊर, तलाश व तहकीक और सच्चाई का ताल्लुक़ भी आँख से कायम किया जाता है। आँख मुस्तक़बल की पेश कियासी और कायनात के जुमले अनासिर की कोहना तक रसाई हासिल करने का वसीला भी है, जिसकी तरह शिव जी की तीसरी आँख इशारा करती है। मज़ीद लिखते हैं, आँख को पूरे इंसानी वजूद की तफ्तीश का मरकज़ी हवाला बताना तख्लीकी हुनरमंदी का एक दुश्वार गुज़ार मरहला है। आँख खारजी हक़ाइक़ से रब्त का बुनियादी वसीला होती है, मगर उसे ख़ुद एहतसाबी और वजूदी तशख़्ख़ुस का अलामिया बनाना गहरे फ़नी शऊर का मुतक़ाज़ी होता है। ज़फ़र उगानवी का ज़ेर तज़किया अफ़साना अपना रंग इस अजमाल की तफ़सील पर गवाह। ज़फ़र उगानवी ने अपने तख्लीकी सफ़र का आगाज़ जदीदियत के उरूज के ज़माने में किया था और उनके अफ़सानों के मुआद और उसलूब दोनों सतहों पर जदीदियत के गहरे असरात की निशानदाही भी की जाती है। मगर ज़फ़र उगानवी ने तजरीदी पैराया इजहार को अपनी तवज्जो का अव्वलीन मरकज़ नहीं बनाया। ज़फ़र उगानवी का अफ़साना अपना रंग आँख के बुनियादी तफ़ाउल यानी खारिज के मुशाहिदा को खुशनासी के नए इम्कानात को बरूए कार बनाने के हिस्सी हवाला बनाता है। इंसान ज़्यादातर सूरतों में आँख का इस्तेमाल दूसरों के एमाल और अफ़आल के मुहासबा के लिए करता है और ख़ुद को उस अमल से गुजारने के लिए अपनी आँख का इस्तेमाल शाज़ ही करता है। तज़किया का आखिरी इक़्तिबास पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। ज़फ़र उगानवी के अफ़साने में भी आँखों के मुख्तलिफ़ रंगों का ज़िक्र किया गया है और ये बावर कराया गया है कि इरफ़ान ज़ात की मंजिल नुमा आँखों का कोई रंग नहीं होता, जज्बे के उमक़ से आरी होता और यकसर खाली उल ज़हन होता। असूलन रूहानी बालिदगी स्पिरिचुअल ब्लिस का इस्तारा है और अफ़साना निगार ने इस कैफियत के ड्रामाई और तख्लीकी इजहार के लिए एक मुर्ताश बयानिया खल्क़ किया है, जिससे अफ़साना निगार की तख्लीकी सरबतमंदी का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। प्रोफेसर एजाज़ अरशद अफ़साना अपना रंग का तज़किया करते हुए इस नतीजे पर पहुँचते हैं, मजमूई तौर पर इस अफ़साने के मतन और उसलूब के पेश नज़र मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ज़फ़र उगानवी ने जदीदियत को शऊरी तौर पर कबूल किया और बरता है, लेकिन एक बाशऊर फ़नकार की तरह वह अपने अहद के मनाजिर और मज़ाहिर से भी अच्छी तरह वाकिफ़, इसलिए फ़ितरी तौर पर वो तरक्की पसंद फ़िक्र से नाला या गुरेज़ां कभी नहीं रहे। शायद यही उनका अपना रंग है और मुमकिन है आने वाले ज़माने में यही उनकी शनाख्त का रंग हो। बीच का वर्क इस मजमूआ के दरमियानी कहानी है और अफ़सानी मजमूआ का उन्वान भी। यही वो कहानी है जहाँ ज़फ़र उगानवी एक दाखिली सफ़र के बाद खारजी सफ़र पर रवाना होते हैं। इस कहानी में इंसान के ज़ाती कर्ब के इज़हार के साथ इज्तिमाई बेसिमती और ज़वाल पजीरी का बयान, वक्त और हालात की करवटों की तस्वीर कशी, इक़्तिसादी मसाइल और परागंदगी के ख़िलाफ़ एहतजाज को अफ़साने का मौजू बनाया गया है। अफ़साना बीच का वर्क में अफ़साना निगार ने किस तरह से अलामती अंदाज में अपनी बातों को उजागर
करने की कोशिश की है। उसको ये देखकर बहुत ही ताज्जुब हुआ कि पहले वर्ग के नाम पर एक वर्ग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर उनमें पहला वर्ग कोई नहीं था, आखिरी वर्ग कोई नहीं था। दरअसल कहानीकार सिर्फ हाल पर इत्मीनान करता है और इस एतराफ़ में कोई आर नहीं महसूस करता कि इसका कलम सिर्फ हाल को गिरफ्त में लेने का मुतहम्मल है, लिहाजा वह अपनी ज़िंदगी को बीच का वक्त नाम देता है। अफसाना बीच का वक्त में कहानीकार शुरू ही में इस बात को वाज़े कर देता है कि अज़ल से अबद तक वक्त न माज़ी है और न मुस्तक़बल, बल्कि वक्त सिर्फ हाल है और इसी हाल में मुकम्मल तज़ादात के साथ कायनात की तख्लीक हुई, समाज की बुनियाद रखी गई और समाज इर्तिक़ा के मराहल से गुज़रता रहा। माज़ी और मुस्तक़बल की बात तो सिर्फ यूँ है कि हम अज़्ज़ा को समेटे बग़ैर अपने मुनफरिद और मुकम्मल वजूद की सही तस्वीर कशी से कासिर रहे हैं। इस अफ़साने का किरदार वो है, शुरू से आखिर तक वो अपने लिखे हुए वर्क को एक जा करके तरतीब का काम अंजाम देना चाहता है, लेकिन ये देखकर उसे सख्त मायूसी होती है कि इन तमाम औराक में पहला वर्ग और आखिरी वर्ग कोई नहीं था। गर्ज के यह अफसाना जदीद अफसाने की हैयत, मवाद और उसलूब पर अफसाना निगार की तख्लीकी कुदरत का बेहतरीन सबूत पेश करता है। प्रोफेसर जमील अख्तर मोहब्बी अफसाना बीच का वर्ग का तज़किया करते हुए अपने ख़यालात का इजहार यूँ करते हैं। इतनी बात तो तय है कि औराक पर जो कुछ लिखा गया है उसका ताल्लुक़ क़ल्बी वारदात व सानहात से है। ये सानहात क्या हैं, इनका ज़िक्र तख्लीकी कार ज़रूरी नहीं समझता और उन्हें कारी पर छोड़ देता है। पसलियों को अलग करना, सीने के बाएं जानिब से कागज़ निकालना और पसली को डुबो कर उससे कागज़ पर लिखना, वर्क पर वर्क स्याह करना, ये तमाम अजनबी, नामानूस और गैर रस्मी, इनमें हैरत खेज़ी और तहय्युर अंगेज़ी पाई जाती है। इस तरह की तहय्युर खेज़ी दास्तानों में मिलती है या फिर शायरी में। शायरी में हिकायात खूचका लिखने में हाथ कलम हूलू होने या मताए लाहो कलम छिन जाने पर खूने दिल में उंगलियां डुबोने का ख्याल बांधा गया, मगर अफसानों या नावलों में इस तरह का बयान शाज़ मिलता है। तो क्या यहाँ अफसाना निगार शायराना हरबों से काम ले रहा है? मज़कूरा बयान में जो रमज़ियत है उसे महसूस किया जा सकता है। रास बयानिया से इज्तनाब की कोशिश पूरी कहानी में मिलती है और इससे तख्लीक़कार का हकीकत निगारी मुखालिफ रवैया वाज़े हो जाता है। वो नहीं चाहता कि उसके किसी बयान से हकीकत निगारी का इल्तिबास भी पैदा हो। यहाँ ये अमर भी काबिल गौर है कि मज़कूरा मंज़र में हर चीज़ ठहरी हुई है, हर शय साकित और जामिद है, हत्ता कि वक्त भी सिर्फ लिखने का अमल जारी है और जब वो लिख चुकता है तो ख़ुद को हल्का महसूस करता है, जैसे उसके दिल का गुबार निकल चुका हो, इसकी अंदरूनी कशाकश ख़त्म हो चुकी हो और इस तरह को नक्काश की राह मिल चुकी। और आखिर का ये इक़्तिबास भी हमारी तवज्जो का मुस्तहक़ है। ज़ेर नज़र अफसाने में फ़न और तकनीक की और भी जहात है, लेकिन मैंने इस जायज़ा में सिर्फ उन पहलुओं की निशानदाही की है जो कहानी की ताबीर और तशरीह में मुआविन रहें। इन फ़नी जहतों और फ़नकाराना पेशकश की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि बीच का वर्क एक कामयाब अफसाना है। इससे फ़नकार की तख्लीकी तवानाई, फ़नकाराना महारत और फ़नी शऊर का सबूत फराहम होता है। डॉक्टर ख्वाजा नसीम अख्तर अफसाना बीच का वर्क के तज़किये में लिखते हैं, ज़फ़र उगानवी की कहानियों के फ़िक्री माखज़ और अदबी रवैयों की तश्कील व मुहरकात जदीद अफसाने की नई जमालियात के हवाले से ही समझा जा सकता है, क्योंकि मौसूफ़
और दीगर अफसाना निगार फ़िक्र व एहसास और इजहार व असलूब की सतह पर बिल्कुल नए मसाइल से दो चार थे। उन्हें नए चैलेंजेस का सामना था। उनके सामने हकीकत का बदलता हुआ शऊर था, क्योंकि नई हकीकत एक कथारसिस के प्रोसेस से गुज़र रही थी। नए लिखने वाले लफ्ज़ को इश्तिहारे और अलामत के तौर पर इस्तेमाल करने के कायल थे। कहानी में रवायती प्लाट साजी के कायल नहीं थे और उनका इस बात पर भी मुस्तहकम ईमान नहीं था कि कहानी सिर्फ मुनफी रिश्तों और शऊरी तफ़ाअल का नाम है, बल्कि आज की कहानी लाशऊर की कारकर्दगी की आईनादार है और तज़किये का ये इक़्तिबास डॉक्टर ख्वाजा नसीम अख्तर की तनक़ीदी सलाहियत पर डाल है। आखिरी तज़किये में ये बात सामने आती है कि कहानी बुनियादी तौर पर अलामती तर्ज के बावजूद थोड़ी बहुत इबाहम की पिसी हुई बिजलियों से भी मुतअस्सिफ़ है। सूरज, हवा, पहाड़, ज़मीन, ये सब ताकतवर इश्तिहारे हैं जो उनके अफसाने के तारों पोश से हम आहंग होकर अलामती पैकर बन गए। उनके यहाँ ज़बान और बयान की सतह पर एक नौ की शिस्तायत का एहसास होता है। शाइस्तगी, रवानी, बरजस्तगी, लफ्ज़ों का दर्द बस्त और उसकी चुस्ती मुनव्वर निशानात हैं। सिर्फ एक बात मुझे खाई जाती है कि उनकी बेशतर कहानियाँ अपने असर की पेचीदगियों की बेहतरीन तर्जुमान होने के बावजूद भी कहीं कहीं हिस्सासियत के तारों को मुर्तअश नहीं कर पाई। तो दोस्तों, अभी आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हर्फ़ निस्बत का 10वीं किस्त सुन रहे थे। दो चार और किस्तें आपके सामने आएंगी, तब जाके ये इतना बड़ा मज़मून मुकम्मल हो पाएगा। तो याद दीजिए, हम फिर मिलते हैं आप किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। तो याद मिल दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं इसी प्रोग्राम में।